करते हैं जो एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमने कहा स्टार्टिंग में देखा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा था, बहुत सारी चीजें हमने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखी थी, टाइप्स भी हमने उनके बहुत सारे प्रॉपर देखे थे। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उनके एविडेंसेस कौन कौन से हैं। तो ये चीज आपने 10th में पढ़ा है साइंस 2 के चैप्टर नंबर 1 में। मैं तो कहूंगा कि एक बार जाओ और उस बुक को उठाओ और पढ़ लो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज यहाँ पे लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़े बहुत एग्जाम्पल जरूर यहाँ से उठा लेना, बट पढ़ वहां से लो। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। आपने सुना होगा पैलियोंटोलॉजी, कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, यही होते हैं एविडेंसेस, ठीक है। क्योंकि देखो एविडेंसेस क्यों हमको पता चलते, क्यों हमें एविडेंसेस मिलते हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो चीजें होती हैं आपको उनको समझना है। देखो कोई भी अगर आज के डेट में आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मिलता है तो वो हमेशा किसी न किसी सिंपलर फॉर्म से ही कन्वर्ट होके आता है। मतलब देखो पहले जो इंसानों की लाइफ हुआ करती थी वो ऐसे झिंगा लला थी, और अभी क्या बन गई, वही लाइफ एकदम कंप्यूटराइज्ड बन गई, यानी कि हम आज के डेट में कंप्यूटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी लाइफ एकदम बहुत ही अच्छी बन चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। मतलब हमेशा हमने देखा है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो हमेशा सिंपलर चीजें से कन्वर्ट हुआ है, तो इसके कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, प्रमाण होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से हैं एविडेंसेस। पहला ही है पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस से पहला। पैलियोंटोलॉजिकल, देखो वर्ड का मीनिंग समझना गाइस। लॉजी मींस क्या होता है, लॉजी मींस होता है स्टडी करना, ठीक है। और वर्ड पैलियोस, पैलियोस मींस होता है एंशिएंट, यानी कि पुराना, ठीक है, पुरानी चीजों की स्टडी करना हो गया पैलियोंटोलॉजी। मतलब पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट फॉसिल्स और एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स और एंशिएंट मटेरियल्स, सब्सटेंसेस, किसी पुरानी चीज की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहती है। फिलहाल यहाँ पे हम किसकी पैलियोंटोलॉजी करेंगे, पैलियोंटोलॉजी मींस पुरानी चीजों की स्टडी करना। किसकी पैलियोंटोलॉजी हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेड रिमेन्स की यहाँ पे स्टडी करेंगे। डेड रिमेन्स क्या होता है, कोई भी सपोज दैट कि कोई भी अगर आपके सामने एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट है, ठीक है, ये बहुत दिन से मर गया और मरने के बाद मिट्टी के अंदर ही धंस गया, ठीक है, मिट्टी में छुप गया अंदर जाके, तो कुछ हजार सालों बाद जो इसका मतलब डेड मटेरियल, डेड रिमेन्स जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें मिला, तो हम उसको डेड रिमेन्स ना कह के उसका नया नाम हम उसे फॉसिल्स कहेंगे। तो अभी आपको समझ चुका होगा कि एग्जैक्टली भाई फॉसिल्स होता क्या है। देखो फॉसिल्स जो होती है वो जियोलॉजिकल लेयर्स में छुपती जाती है। ऐसा कैसे होता है तो ध्यान देना। पहले मान लो पहले मिट्टी की लेयर ये वाली थी, ठीक है, आज से 2000, 4000, 5000 साल पहले मिट्टी की लेयर ये थी, यहाँ पे इंसान रहा करते थे, यहाँ पे पेड़ पौधे रहा करते थे। अब क्या हुआ, मान लो जो भी मतलब कोई भी एनिमल हो सकता है, और पुरानी बात करूं तो कोई भी ऑक्टोपस है, डायनासोर है, कोई भी हो सकता है, ये रहा करते थे। बाद में इनकी पूरी लाइफ पेरिश हो गई, ये खत्म हो गए, मान लो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या और कुछ सालों बाद मिट्टी की नई लेयर आई, तो देखो जो ये थे, ये प्लांट और ये जो एनिमल, ये मर के यहीं पे छुप गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे न्यू इंसान आए, नए नए कोई एनिमल, प्लांट में कुछ भी, यहाँ पे इंसान एग्जांपल ले रहा हूँ ह्यूमन बींग्स का, आप किसी भी एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। अब यहाँ पे जो रैबिट आए, ये सारे चीज लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर से एक मिट्टी की लेयर बनी और इसके नीचे धंस के छुप गए। फिर उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल्स यानी स्नेक वगैरह आए, ठीक है। फिर यहाँ पे और कोई भी मतलब बर्ड्स वगैरह सब चीज रहने लगे, ठीक है। तो उसके नीचे ये भी धंस गए, ठीक है। तो जो फॉसिल्स होता है ना, वो सबसे अंदर के अंदर छुपते जाता है, यानी कि सबसे पुराना फॉसिल्स कैसे पता चलेगा कि हमको कि कौन सा पुराना फॉसिल है, जो मिट्टी के सबसे नीचे वाले पार्ट में मिलेगा वो हमारा सबसे एंशिएंट वाला कहलाएगा। जो सबसे ऊपर मिल जाएगा तो समझ लेगा कि ये अभी अभी जस्ट ये क्या हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, और ये अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बरीड हुआ है। ये जो भी यहाँ पे नीचे बरीड हुआ है ये अभी अभी हुआ है, क्योंकि खुदाई के टाइम पे, माइनिंग के टाइम पे सबसे पहले मिल गया। जो सबसे नीचे मिला तो उसको मिट्टी के नीचे कौन रखा होगा, कोई नहीं, मिट्टी की लेयर बनती रहती है हमेशा। मिट्टी की सबसे निचली लेयर में जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो पैलियोंटोलॉजी में हम डेड रिमेन्स यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, यानी कि पैलियोंटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स और द फॉसिल्स, हो गया। तो इसको अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट गाइस, फॉसिल्स के बारे में और जानते हैं कि एग्जैक्टली फॉसिल्स होता क्या है, ठीक है। तो फॉसिल्स बहुत सारे टाइप के, 4 टाइप के फॉसिल्स होते हैं। पहला हो गया एक्चुअल रिमेन्स। एक्चुअल रिमेन्स क्या होता है इसके बारे में जान लो। मतलब कहीं भी आप खुदाई कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, और वहां माइनिंग करने के बाद कोई भी आपको मान लो एनिमल है या ह्यूमन बींग्स की बॉडीज है या फिर कोई प्लांट है, वो सीधा का सीधा उसी फॉर्म में मिल जाए।
मतलब कोई अगर बॉडी है ह्यूमन बींग्स की तो सीधी की पूरी ह्यूमन बींग की बॉडी ही आपको मिल जाए, यानी कि रिमेन्स मतलब क्या होता है, जो डेड बॉडीज है तो वो डेड बॉडी एक ही बार में आपको मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिमेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एक्चुअल रिमेन्स कहते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी वूली मैमथ है, साइबेरिया है, या कोई आर्थ्रोपॉड्स, यानी कि कोई आर्थ्रोपॉड का एग्जांपल सबसे अच्छा पता है ना, कॉकरोच का होता है, कॉकरोच। ठीक है, तो ये इंसेक्ट है, तो इनका सीधा का सीधा जो बॉडी वही हमें मिल जाए, तो ये होता है एक्चुअल रिमेन्स। ओके, नेक्स्ट है मॉल्ड्स के बारे में। एग्जैक्टली मॉल्ड्स क्या होता है इसके बारे में समझ लो। जो मॉल्ड्स होता है ना, देखो आपने देखा भी होगा कि मान लो कोई भी एक सपोज दैट कि एक जगह है, ठीक है, एक जगह है, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ छोटी सी जगह, मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता है, एक जगह है और इस जगह में क्या हो रहा है, छोटे छोटे मतलब ऐसा बाउल बन रहा है, छोटे छोटे बाउल्स कैसे बनाते हैं यार, ठीक है, ऐसा बाउल बन रहा है, समझो ना आप समझ रहे हो ना, पॉट्स, ऐसा कुछ बाउल्स। ओके, तो कुछ ऐसा बाउल्स बन रहा है। ओके, समझो अभी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक एनिमल था पहले, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक एनिमल रहा करता था जो कि मर गया, ठीक है, इसी बाउल में मर के ऐसे चिपक गया। मतलब देखो आपने फॉरेंसिक वालों को देखा होगा जब वो कैसा ढांचा बनाते हैं, ढांचा कैसे बनाते हैं, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, तो कुछ उसका ऐसा तरीके से कुछ ऐसा बनाते हैं ना वो, यार तुमको पता भी होगा, ठीक है, तो वो ऐसा कुछ बनाते हैं ना वो लोग, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए, ऐसा कुछ बनाते हैं ना वो, ऐसा चेक करने के लिए, आपने सीआईडी वगैरह में देखा रहेगा। तो अगर मान लो कोई इंसान है जिस पोजीशन में वो मिट्टी में धंस गया था, अब वो इंसान डिग्रेड हो गया, बट उसका जो पोजीशन था, जो वो जगह थी, वो जगह रिमेन्स वैसी की वैसी है, समझा, तो उसी जगह को हम मॉल्ड्स कहते हैं, यानी कि दीज आर दी हार्डेंड इनकेसमेंट। इनकेसमेंट मतलब क्या होता है कि कोई एक जगह जहां पे पहले कोई फॉसिल था, अब वो डिग्रेड हो गया, बट उसकी जो कैविटी है, यानी एम्प्टी जगह है, जो खाली जगह है, वो अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है, देखो कैविटी है, उसी कैविटी को हम मॉल्ड कहते हैं। जैसे किसी के फुटप्रिंट आपको याद होंगे, किसी के फुटप्रिंट होते हैं किसी मैनर में, तो वो फुटप्रिंट क्या हो गए, वो क्या हो गए, मॉल्ड कहलाएंगे, समझा कि नहीं, वो कैविटी मॉल्ड कहलाएगी। कैविटी मींस खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी एक टाइप का फॉसिल से ही हुआ। आगे बढ़ते हैं 3, कास्ट क्या होता है। ठीक है, तो कास्ट क्या है, देखो मान लो कि ये कैविटी आपको मिली, बट कैविटी में थोड़े बहुत तो मैटर आपको मिल ही जाएंगे, जो भी वहां पे इंसान या कोई एनिमल्स या प्लांट वहां पे जो दबा हुआ था, उसके कुछ न कुछ आपको पार्ट्स तो मिल ही जाएंगे, उसे हम कास्ट कहते हैं। और कंप्रेशंस क्या होता है, ये जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि अपसेट होता है थिन कार्बन फिल्म के फॉर्म में। अब हमारी दुनिया में जो बॉडी होती है, चाहे वो मेरी रहे, चाहे आपकी रहे, चाहे प्लांट रहे, चाहे एनिमल रहे, सभी की बॉडी एक कार्बन से बनती है। ठीक है, तो जो कंप्रेशंस क्या होती है, जो आउट, देखो ये मान लो आपके सामने पॉट्स है, तो इस पॉट्स के आउटसाइड में ब्लैक ब्लैक एक आउटलाइनिंग पता चलती है। आप जाके कंप्रेशंस को सर्च कर सकते हो कहीं भी, आपने कहीं भी गूगल वगैरह में, जस्ट बाहर की आउटलाइनिंग, जैसे आपने मिल्क कभी पकाया होगा तो मिल्क के अगल बगल उसका जो मलाई रहता है वो कैसे आउटलाइन हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी फिलहाल ये मलाई नहीं है, बट यहाँ पे आउटलाइनिंग हो जाती है ब्लैक ब्लैक कार्बन की जो लेयर होती है, थिन एकदम थिन पतली कार्बन की फिल्म वहां पे इंडिकेटेड होती है एट आउटलाइन एक्सटर्नल फीचर्स के फॉर्म में, इसे हम कंप्रेशंस कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना, ये सारे फॉसिल्स के टाइप्स हैं। ओके, तो इस बात को समझ के रखो। नेक्स्ट गाइस की पैलियोंटोलॉजी के यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, तो पैलियोंटोलॉजी की हेल्प से हम एक बात तो फिक्स है कि पैलियोंटोलॉजी में हम पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, पुरानी चीजों की। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है, हम नॉर्मली फाइलोजेनी का न्यू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फाइलोजेनी क्या होती है, पुराने एंशिएंट जो हिस्टोरिकल एनिमल्स हैं, हिस्टोरिकल प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी मतलब फाइलोजेनी होती है। ये भी एक बायोलॉजी का ब्रांच होता है। ओके, ये बात ध्यान रखो अच्छे से। चलो, और दूसरी बात, कौन कौन से ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यानी खत्म हो चुके हैं, उनकी स्टडी करने में मजा आता है। फिर ऐसे ही कोई रिकॉर्ड है, जैसे कोई मिसिंग एनिमल्स है, किसी का मिसिंग लिंक गायब हो गया है, मतलब देखो इंक मतलब लिंक की बात कर रहा हूँ जी। फिर देखो अगर मान लो कोई एक ए एनिमल है और एक कोई बी एनिमल है, ठीक है, ए से बी बना था लेकिन एक ही बार में ये इवोल्यूशन नहीं होता है, ये पहले ए से कोई दूसरा बना होगा, फिर बना होगा, फिर बना होगा, फिर बी बना। लेकिन आपको डांडी अभी कौन पता चल रहा है, ए पता है और बी पता है, बट बीच के कहां गए, उसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक्स। तो हम पैलियोंटोलॉजी की हेल्प से मिसिंग लिंक्स को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस एग्जाम में 2 मार्क्स को पूछ लेगा, हमेशा याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है गाइस, पढ़ते हैं कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में। एग्जैक्टली कनेक्टिंग लिंक्स होता क्या है ये समझते हैं। ओके, तो ध्यान दो, मान लो कोई अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए एनिमल इवॉल्व होके बी बन गया, तो इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सिमिलर रहेंगे, मतलब जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे।
ठीक है, और या फिर कोई एक ऐसा एनिमल्स जो है जो कि ए के कैरेक्टर भी दिखाता हो, बी के भी कैरेक्टर दिखाता हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो बीच वाला कैरेक्टर है वो ए और बी का कनेक्टिंग लिंक है। मान लो एक ए एनिमल है और एक बी एनिमल है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इसके कुछ कैरेक्टर और इसके कुछ कैरेक्टर, ए और बी के अलग अलग कैरेक्टर है। मान लो कोई एक सपोज दैट कि ये रेप्टिलिया है और ये बर्ड है, इन दोनों के कैरेक्टर एक सी वाले में दिख रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये सी वाला है ये क्या है अपना, ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए से बी में इवोल्यूशन हुआ है और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सी है। मतलब पहले जो अगर ए से बी बना है तो पहले ए सी में कन्वर्ट हुआ, देन सी से बी में कन्वर्ट हुआ, तो ये इसके कनेक्टिंग लिंक्स हो गए। ओके, बेस्ट एग्जांपल दो कनेक्टिंग लिंक्स का, याद रखो, यहाँ पे ध्यान देना, आर्कियोप्टेरिक्स, क्या नाम है इसका, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, नाम याद रखो अच्छे से, और ये है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, आप इसको इसका नाम याद रखना है। ये आपको देखो कैसा चांडाल जैसे कौवा दिख रहा है, ठीक है, इसको आपको समझना है ये है क्या चीज, आखिर इसके बारे में समझ लो। देखो इसमें ना क्या है कि ये रेप्टिलिया के जो भी कैरेक्टर भी दिखाता है और ये एवियंस की कैरेक्टर भी दिखाता है। एवियन मींस क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, कैसे ऐसे देखो, पहली बात तो रेप्टिलिया को क्या होती है, टेल होती है, क्लॉज होती है, स्केल्स होती है, तो इसकी बॉडी में भी हल्का हल्का देखो हेयर्स लाइक स्केल्स है, ठीक है, और इसको भी देखो यहाँ पे गाइस ये टेल है प्रॉपर तरीके से जो कि फीदर के फॉर्मेट में है, टेल्स इसको भी है, ठीक है। दूसरी बात, जो रेप्टिलिया तो क्लॉ होता है, तो क्लॉ देखो इनको भी क्लॉज है, समझा कि नहीं। दूसरी बात, रेप्टिलियंस को क्या होता है, टीथ होते हैं एकदम परफेक्ट, होमोडोंट टीथ होते हैं। होमोडोंट मतलब कैसा, एक परफेक्ट पोजीशन में इस तरीके से जो टीथ होता है, समझा कि नहीं, इस तरीके से टीथ आपने देखा भी रहेगा, अपने को भी ऐसे ही टीथ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो होमोडोंट टीथ इनको भी है, जो कि रेप्टिलिया के एग्जांपल है। बट गाइस यहाँ पे एव्स यानी बर्ड्स जिनको फीदर होते, तो ये भी देखो उड़ सकता है, इसको भी फीदर्स है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। फिर ऐसे देखो यहाँ पे इसको 4 लिम्स है, देखो यहाँ पे इसको भी 4 लिम्स है, क्लॉ जिसे हम कहते हैं क्लॉ, ठीक है। फिर ऐसे देखो जॉ है, जॉ यानी जबड़ा होता है, देखो इसको भी जबड़ा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ लोगे, लिम्स होती है, बोन्स है, बर्ड्स लाइक क्रेनियम भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, यानी कि ये एक ऐसा यहाँ पे बर्ड या आप कहो इसे रेप्टिलिया कहो, ये दोनों के कैरेक्टर दिखाता है, रेप्टिलिया के भी और बर्ड्स के भी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स है बिटवीन रेप्टिलिया एंड बिटवीन द एवियंस। तो ये जो है आर्कियोप्टेरिक्स, इसका नाम याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के ऊपर। एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसको समझते हैं। देखो गाइस, वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, लॉजी मींस होता है स्टडी करना, मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फो मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और लॉजी मींस स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हम कभी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ठीक है, ये बात जानना, मतलब एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसकी हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं और उसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं और उससे जो एविडेंसेस मिलते हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। आपने ये 10th में पढ़ा भी होगा, लाइक देखो लिजार्ड है, हॉर्स के पैर हैं, वेल के पैर हैं, बैट है, बर्ड है, मैन है, ये सभी की सभी मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं। बट व्हाट अबाउट इन दी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी 3 टाइप है गाइस। 3 टाइप्स में कौन सा, पहला है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो ऐसे ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, बाहर से देखने में सिमिलर हो, ऐसा कैसा, देखो तो ये लिजार्ड है, इसका पैर देख लो, फिर ऐसे ही हॉर्स का पैर देख लो, फिर ऐसे ही व्हेल के पैर देख लो, ऐसे ही बैट का देख लो, और ये बर्ड्स का है और ये मैन का देख लो। एक चीज सिमिलरिटी ये मिल रही है कि सभी में गाइस जॉइंट्स है, सब में क्या है, जॉइंट्स है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सभी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, समझा कि नहीं, स्ट्रक्चरली क्या है, ये सिमिलर है। ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, लाइक 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एज लिजार्ड, बर्ड्स, बैट, हॉर्स, व्हेल, मैन। ये ऑर्गन कौन से ऑर्गन कहलाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी भी जिसे कहते हैं, ओके। ऐसे और याद रख सकते हो, जैसे वर्टिब्रेट हो गया, हार्ट का और ब्रेन हो गया, ये सब सेम होते हैं। प्लांट्स के थॉर्न या फिर और जैसे टेंड्राइल्स है, फिर से आप कुकुरबिटा को देख लो, इनके अंदर भी होमोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये बात तो आपको याद रखना है। ये क्या है, बुगैनविलिया, ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ोगे, बुगैनविलिया, ठीक है, बुगैनविला, कोई इसे बुगैनविला भी कहते हैं, पढ़ते हैं आपके ऊपर है, बुगैनविलिया ऐसा पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, या विला भी आप कह सकते हो। तो कुछ भी प्रोनाउंसिएट करो, स्पेलिंग रॉन्ग मत करना अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो, या फिर इस पॉइंट को लिखना ही मत, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट इज इनफ, ओके। चलो समझना। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना किसी भी बॉडी के, बहुत आसान है, देखो समझना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बताऊंगा। जो स्ट्रक्चर होगा ना
वो किसी भी मतलब ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर से डिसिमिलर रहेगा, लेकिन वो फंक्शन सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कोई आप बी पकड़ लो, मधुमक्खी जो होती है शहद बनाती है, और एक बर्ड पकड़ लो, बर्ड, ठीक है, जो कि उड़ती है बर्ड, दोनों में जो फीदर है वो दोनों का फीदर उड़ने का काम करता है। बट यहाँ पे देखो तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है क्या? नहीं है, बट दोनों का फीदर कौन सा काम करता है, फंक्शन कौन सा करता है, उड़ने का करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब जो फंक्शन है वो दोनों का सेम है, यानी कि जो फंक्शनली है, जो इनके सिमिलरिटी है वो किसमें, फंक्शंस में सिमिलरिटी है, बट स्ट्रक्चर की तरफ से वो डिसिमिलर है। मतलब जो इंसेक्ट का फिदर और जो बर्ड का फिदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, धरती आसमान का फर्क होता है, बट दोनों का फंक्शन कैसा है, सिमिलर है, यानी कि दोनों उड़ने का काम ही करते हैं। तो ऐसे वाले ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब आप इसको पूरा पढ़ लो, समझ जाएगा ऑटोमेटिकली। समझा? आगे बढ़ते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स को हम रूडिमेंट्री ऑर्गन भी कहते हैं, और रूडिमेंट्री ऑर्गन वो ऑर्गन्स कहलाता है जो होता तो है बट उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता अपनी बॉडी में, मतलब कोई यूजेस नहीं है ऐसा, यानी कि जो नॉन फंक्शनल है, डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर है जिसका, जो कि हमारे एंसेस्टर या फिर एनिमल से हमें इवॉल्व होके मिलता हो, ठीक है, तो उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देखो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ना, ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं आपको पता भी होगा, ठीक है। जो हमारे पीछे की बैकबोन होती है उसको हम नीचे को सैक्रम कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले पार्ट को कॉकिक्स कहते हैं। तो कॉकिक्स का हमारे बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है, ये क्या होता है हमारे लिए, एक वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही वेमीफॉर्म या फिर अपेंडिक्स, जो इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स फॉर्म होती है, ये भी ऐसी पिन्ना हो गया अपने ईयर का, यहाँ पे फिलहाल विजडम टीथ भी हो सकता है। आईज के यहाँ पे जो अपना देखो यहाँ पे सिमिलर, जो यहाँ पे सेमी ल्यूमेरिस जो प्रेजेंट रहता है ना, देखो साइड में यहाँ पे किनारे पे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, रहेगे और ना रहेगी कोई फायदा नहीं है, बस फोकट में है तो क्यों है भाई, भगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पिलिका वगैरह प्रेजेंट होती है आईज में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये सब के सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसका रूडिमेंट्री कह सकते हो, यानी कि जिसका कोई इस्तेमाल ना हो बट फिर भी प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। आगे बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस क्या होता है। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस में गाइस कोई भी सेल के स्ट्रक्चर, जो सेल होता है हमारा क्या होता है, हमने पहले ही देखो, आज भी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब विदाउट सेल से, आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी नाम का चैप्टर था, वहां पे आपने पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मैं तो कहूंगा गाइस उस चैप्टर को वापस से 12th में हो भले तो पढ़ लो जाके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। तो सेल का वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो सेल ये होता है। अब सेल से ही अपने बॉडी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहीं से कुछ सिमिलरिटीज, डिससिमिलरिटीज, कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में पता चलता है उसी सेल की वजह से। अपने बॉडी में जो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में होती है, इनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे वाले चेंजेस को भी हम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस कहते हैं। मतलब कि बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जो मॉलिक्यूल्स होता है किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो सेल के फॉर्म में रहेंगे, या फिर मॉलिक्यूल के सिमिलर मैनर में रहेंगे, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिमिलर टाइप से होंगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेंगे, कार्बोहाइड्रेटिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस एविडेंसेस यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, यानी कि बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलरली, मतलब मॉलिक्यूलर के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से क्या क्या सिमिलर चीजें प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। इसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एविडेंसेस कहते हैं। मतलब क्या क्या इवॉल्व हुआ है, ए में कुछ और मॉलिक्यूल्स थे, बी में कुछ और हुआ, जबकि ए से ही बी बना है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए, इसे हम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस कहते हैं। ओके चलो अब गाइस थोड़ा डीप में समझेंगे स्पेसिएशन के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया कि स्पेसिएशन क्या होता है, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई नई स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो ऑलरेडी स्पीसीज प्रेजेंट है उस स्पीसीज से हमें नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन ही क्या होता है, स्पेसिएशन होता है। तो आप पूछोगे कि ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि मान लो कोई अगर पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में रहने वाले इंसानों के लिए जो इनके नीड्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। जो इंसान रह रही है, जो सारे इंसान है, इनके नीड्स प्रॉपर नहीं पा रही है, मतलब ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन्हें फूड शेल्टर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अपने बॉडी को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, एक लोकस से दूसरे लोकस में चले जाएंगे, यानी लोकेशन को चेंज करेंगे, उसे हम लोकस भी कहते हैं। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में चले जाएंगे और वहां पे जाके नई स्पीसीज बनाएंगे, ठीक है। इसे हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो किसी ने आपसे पूछ लिया स्पेसिएशन क्या होता है, तो बता देना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि यहाँ से ही कुछ नया बना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। अच्छे से याद रखना। स्पेसिएशन गाइस जो होता है ना, ये कुछ टाइप्स का होता है, दो टाइप का। लाइक एक है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि मतलब दो टाइप का है। पहला तो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा हो गया इंटर स्पेसिफिक। दोनों का मीनिंग बताऊंगा, डोंट वरी।
बट पहले हम समझेंगे इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक के बारे में। देखो जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है ये बाहर से रिलेटेड होता है, मतलब इसमें ज्यादा हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती है, इसमें न्यू स्पेसीज तो फॉर्म होती है, बट ये क्या कहां से बनेंगी, फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन से। और यहाँ पे जो भी रहेगा ना वो ज्योग्राफिकल या फिर डिस्टेंस जो रहेगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल कंडीशंस का जो बैरियर है वो कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं देगा। मतलब जस्ट यहाँ से लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन तो करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का ज्यादा इश्यू नहीं है। हाँ, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को ही चेंज कर देंगे, मतलब ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाएंगे। यानी कि कौन सा आइसोलेशन किया, आइसोलेशन मतलब सेपरेट होना होता है। इन्होंने किस तरीके का आइसोलेशन किया है, इन्होंने ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किया है, और ऐसे आइसोलेशन की वजह से जो भी नई स्पीशीज बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देन व्हाट इज सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक सिम्पैथी, ऐसा वर्ड का मतलब होता है मिलजुल के रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो होता है स्पीशीज क्रिएट नहीं होती है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से। मतलब कैसा है कि एक ही पॉपुलेशन में दो लोग रहते हैं, एक ये इंसान एक ये इंसान, इस इंसान ने पहले इसके साथ मीटिंग की और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया, फिर इसके साथ भी मीटिंग करके नया ऑर्गेनिज्म बनाया। मतलब ये क्या है, खुद के रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ है, मतलब पहले किसी दूसरे से मीटिंग करना, बाद में दूसरे से करना, और इससे न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करना, ये होता है यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। मतलब जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन के बेसिस पे आइसोलेशन करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा मत सोचो, बट एग्जांपल के लिए यहाँ पे सी चिल्ड ऐसा, मतलब आपके सामने फिशेस होती है जो कि लेक ऑफ विक्टोरिया में प्रेजेंट है, आप गूगल करके इस लोकेशन को देख लेना, वहां पे सिम्पैटिक स्पेसिएशन होता है, नई स्पेसीज बनती है, ठीक है। और एलोपैट्रिक क्या होता है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल रीजंस की वजह से क्या होता है, चेंजेस होते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाना ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देन व्हाट अबाउट गाइस हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन वही जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि हम करते तो एक ही पॉपुलेशन के अंदर है, एक ही पॉपुलेशन के अंदर, बट जैसे देखो ये है और इसका दूसरे के साथ हमने मीटिंग करा दी और कुछ नया फॉर्म कर दिया, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जो कि इंटर स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब कैसा कि एक के अंदर ही रहेगा, मतलब कि एक पॉपुलेशन है उसके अंदर ही होगा, बट इंट्रा में क्या होता है कि होल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने होल पॉपुलेशन की बात की, मतलब पॉपुलेशन वाइज पॉपुलेशन कुछ नया फॉर्म होगा। बट इन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इंटर स्पेसिफिक खुद में ही हो जाना, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ म्यूल फ्रॉम डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, यानी हॉर्स का यानी कि जो घोड़ी है हॉर्स, और यहाँ पे मेल डोंकी, इन दोनों का हमने क्या कराया, इन दोनों का यहाँ पे हमने मेटिंग यानी कॉपुलेशन करवाया, और कॉपुलेशन से हमें मिला म्यूल जो कि हाइब्रिड वैरायटी कहलाएगी, और इसके पास बहुत ताकत भी होती है। ये हो गया अपना एक ऐसा इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन, मतलब म्यूल का एक स्पीशीज बना ना, ये कैसा रहेगा, इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन कहलाएगा। ओके, तो गाइस इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। नाउ गाइस अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हम जियोग्राफिकल इवोल्यूशन लाइन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि देखो हमारा अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ, हम कैसे बने, ठीक है, हमारा